तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स में बेसिकली साइंटिस्ट के नेम्स हैं और टर्मिनोलॉजीज क्या क्या यूज़ की जाती है वो हमें जानकारी होनी चाहिए। जेनेटिक्स में 2 चैप्टर हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये बेसिकली जो साइंटिस्ट हैं और टर्म्स हैं, ये प्रिंसिपल वाले चैप्टर में यूज़ की जाएंगी। इनको हमें समझना है ताकि हमारा बेसिक क्लियर हो सके। तो कौन कौन से साइंटिस्ट हैं, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, वो हमें देख लेने हैं। जैसे ग्रेगर जॉन मेंडल, इनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। और इन्होंने जो टर्म दिया था जीन के लिए वो फैक्टर और एलिमेंट दिया था, ना कि जीन टर्म दिया था, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट साइंटिस्ट है विलियम बेटसन, इनको हम फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी बोलते हैं। इन्होंने क्या क्या टर्म्स दिए थे, जेनेटिक्स, एलिल्स, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, F1, F2, F3 जनरेशन, ये टर्म्स जो हैं इन्होंने दिए थे। नेक्स्ट है जॉनसन, और जॉनसन ने जीन टर्म दिया था। ये याद रखना है, मेंडल ने क्या टर्म दिया था जीन के लिए, फैक्टर या फिर एलिमेंट। और नेक्स्ट है जीनोटाइप, फिनोटाइप और प्योर लाइन, जो टर्म दिए थे वो जॉनसन ने दिए थे। थॉमस हंट मॉर्गन जो है उनको हम फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी बोलते हैं, या फिर फादर ऑफ ड्रोसोफिला जेनेटिक्स भी बोलते हैं, या फिर फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि इन्होंने फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलोनागेस्टर पर एक्सपेरिमेंट किए थे, इसलिए इनको हम फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। ए गेरोड, ये जनरल है, 4 साइंटिस्ट तो आपको याद रखने ही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये जनरल नॉलेज के लिए है। ए गेरोड जो है उनको हम फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स या फिर बायोकेमिकल जेनेटिक्स से भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम टर्मिनोलॉजीज पर आ जाते हैं, कौन कौन सी टर्म्स हम यूज करते हैं। जेनेटिक्स जो होता है वो स्टडी ऑफ जीन्स, जेनेटिक वेरिएशन एंड हेरिडिटी इन ऑर्गेनिजम्स एंड वेरिएशंस इन ऑर्गेनिजम्स। तो जेनेटिक्स की डेफिनेशन ये होगी। अब ये हेरिडिटी क्या होती है, वेरिएशन क्या होते हैं, जीन्स क्या होते हैं, वो भी हमें आगे समझने को मिलेगा। नेक्स्ट इज हेरिडिटी। हेरिडिटी एक जनरल टर्म है। इसका मतलब क्या होता है, हेरिडिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी कैरेक्टर्स पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग पास हो रहे हैं थ्रू जीन्स, तो पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, हेरिडिटी। ये कॉमन टर्म हो गया। सपोज ये कोई ऑर्गेनिजम्स हैं और इन ऑर्गेनिजम्स, ये पेरेंट्स हो गए और इनसे जो कैरेक्टर्स हैं इनके ऑफस्प्रिंग्स में जा रहे हैं, तो इनका जो पासिंग होगा, पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स जो होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। और इनहेरिटेंस एक टेक्निकल टर्म है जिसमें क्या होता है कि किस मैकेनिज्म के थ्रू, है ना, किस मैकेनिज्म या फिर प्रोसेस के थ्रू ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग पास हो रहे हैं, तो इस मैकेनिज्म या फिर प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। उनका पास होना तो क्या कहलाता है, हेरिडिटी। और जो पास होने का प्रोसेस जो होता है या फिर मैकेनिज्म जो होता है वो क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस कहलाता है। कभी कभी हम इनके लिए कॉमन टर्म भी यूज कर लेते हैं, बट ये बेसिक सा डिफरेंस था जो मैंने आपको बताया। ऑफ स्प्रिंग क्या होते हैं, अ पर्सन चाइल्ड, कोई भी, जैसे ये पर्सन है ना, और इनके सपोज ये 4 चिल्ड्रन है। ठीक है, तो हर एक जो चिल्ड्रन होगा, और ये जनरेशन कौन सी है, जैसे इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट जनरेशन है, इसका हर एक जो चिल्ड्रन होगा वो क्या कहलाएगा, ऑफ स्प्रिंग। वो क्या कहलाता है, ऑफ स्प्रिंग। एंड सम ऑफ दीज ऑल ऑफ स्प्रिंग्स, इस जनरेशन में आने वाले सभी जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे वो क्या बनाएंगे, प्रोजेनी। प्रोजेनी, ओके। तो ऑफ स्प्रिंग तो क्या हो गए, इंडिविजुअल्स हो गए, और उस जनरेशन के सारे इंडिविजुअल्स क्या कहलाते हैं, प्रोजेनी कहलाते हैं। Group of offsprings of any generation is termed as progeny. Next is characters. Any morphological मतलब external, और physiological मतलब internal expression which is produced as a result of gene expression. Gene expression की वजह से प्रोड्यूस हुआ इंटरनल या फिर एक्सटर्नल अपीयरेंस या फिर एक्सप्रेशन जो होता है वो क्या कहलाता है, कैरेक्टर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमने स्टेम हाइट लिया, ठीक है, तो स्टेम हाइट एक कैरेक्टर हो गया, फ्लावर कलर एक कैरेक्टर हो गया। अब ये कैरेक्टर कैसे प्रोड्यूस होते हैं ये हमें देखना है। जैसे सपोज ये जीन है, जीन एक प्रोसेस जिसका नाम होता है ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू ये क्या बनाएंगे, एमआरएनए बनाएंगे, और एमआरएनए जो होगा वो ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन बनाता है। ये हम आगे पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन के थ्रू क्या बनाता है,
प्रोटीन बनाता है। सपोज ये जो प्रोटीन बनाया है ये क्या है, एंजाइम है। अब ये एंजाइम क्या करेगा, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करेगा और ये जो प्रोडक्ट होगा वो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे एक कैरेक्टर हमने क्या ले लिया, स्टेम हाइट हो गया, है ना, तो ये क्या होता है, कैरेक्टर हो गया। ट्रेट क्या होता है, वेरिएबल फॉर्म्स ऑफ अ कैरेक्टर, एक कैरेक्टर के वेरिएबल या फिर डिफरेंट फॉर्म्स जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रेट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने स्टेम हाइट यहाँ पर एक कैरेक्टर लिया और स्टेम हाइट के दो ट्रेट्स हो सकते हैं, टॉल और डॉफ। जैसे सपोज एक और ले लो, फ्लावर कलर हो गया, और फ्लावर कलर के दो ट्रेट्स में मान लेता हूं, जैसे व्हाइट हो गया और वॉयलेट हो गया। तो फ्लावर कलर तो क्या हो गया था, कैरेक्टर, और उसके अलावा ये जो इसके वेरिएबल फॉर्म्स हैं व्हाइट और वॉयलेट, ये क्या हो गए, इसके ट्रेट्स हो गए। आगे हम कॉन्ट्रास्टिंग टर्म भी यूज करेंगे। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है अपोजिट, जैसे टॉल और डॉफ दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो ये एक दूसरे के कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं। जीन एक ब्रॉड टर्म है, नेक्स्ट टर्म है जीन, और ये एक ब्रॉड टर्म होता है। इसको हम सिंपली बोल देते हैं कि दिस इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ओके, केमिकली जो जीन होता है वो डीएनए सेगमेंट होता है जो कि जनरली, नॉट ऑलवेज, सिंथेसाइज synthesizes RNA protein and responsible for appearance of inheritance of character। ओके, इसको सिंपल वर्ड्स में हम समझते हैं, जैसे यहां पर कोई भी ये डीएनए का सेगमेंट हो गया, ये डीएनए का सेगमेंट हो गया। डीएनए अपने आप को किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, यहां पर ये एमआरएनए के थ्रू प्रोटीन बनाता है। ओके, तो डीएनए का वो सेगमेंट जो आरएनए बना रहा है, तो वो सेगमेंट क्या कहलाता है, जीन कहलाता है जनरली। ओके, अब ये जनरली वाला टर्म भी मैं बताऊंगा आपको क्यों मैंने बोला यहां पर। जैसे आरएनए तीन प्रकार के बने, कौन कौन से हैं, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। आपको पता है आगे हम पढ़ेंगे कि एमआरएनए जो होगा वही क्या करता है, प्रोटीन के लिए कोड करता है और यही क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो अपने आप को ये डीएनए प्रोटीन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहा है, तो जो पार्ट इसका एमआरएनए बना रहा है, सपोज यहां पर इतना पार्ट डीएनए का, इतना पार्ट एमआरएनए बना रहा था, तो इस जीन का पार्ट इतना एमआरएनए बना रहा था, तो ये जीन का जो फंक्शनल यूनिट होगा, या फिर हम बोल सकते हैं इसका वो सेगमेंट, जीन का वो सेगमेंट जो एमआरएनए बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्ट्रोन बोलते हैं। अब फिर फर्दर हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ते हैं तो उसमें मोनोसिस्ट्रोनिक, पॉलीसिस्ट्रोनिक भी आता है। बट अभी इतना याद रखो, जीन क्या कर रहा है, अपने आप को आरएनए की फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहा है या आरएनए बना रहा है। ठीक है, और जीन का वो पार्ट जो कि एमआरएनए बना रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, सिस्ट्रोन बोल रहे हैं। एलिल्स या फिर एलिलोमॉर्फ्स, ये क्या होते हैं, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन होते हैं। ऑल्टरनेटिव मतलब डिफरेंट। ओके, और ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं, सेम लोकस पर प्रेजेंट होते हैं ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। एनसीईआरटी में दिया हुआ है स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ जीन, तो यहां पर जो बात हुई है वो पॉपुलेशन की बात हुई है। ठीक है, तो क्योंकि पॉपुलेशन होगा तो पॉपुलेशन में क्या होंगे, जैसे कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, है ना, ये इसके साथ साथ स्मॉल टी भी हो सकते हैं, ये पॉपुलेशन की बात हो रही है। बट एक इंडिविजुअल में एक जीन के, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक जीन के दो एलील होते हैं, मतलब ये कैपिटल टी मैंने लिखा है तो ये एक ही जीन है और उसके दो एलील्स हैं। तो एक इंडिविजुअल में, सिंगल इंडिविजुअल में, ये तो हमने पॉपुलेशन की बात की, ठीक है। बट अगर एक इंडिविजुअल की मैं बात करता हूं, इंडिविजुअल की मैं बात करता हूं, तो इंडिविजुअल में ये एलील सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ओके, अब देखिए जो सिमिलर अल्फाबेट वाले हमने लिखे हैं यहाँ पर, जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए, तो ये क्या है, एक दूसरे के एलिल्स होते हैं, एक ही लोकस या फिर पोजीशन पर ये प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से जैसे ए और बी की मैं बात करता हूं, तो ये क्या है, एक दूसरे के एलिल नहीं है, तो जो एलिल नहीं है उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन एलिल्स। क्या बोलते हैं, नॉन एलिल्स इसको बोलते हैं। नेक्स्ट इज वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है, डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स। क्योंकि आपको पता है कि ऐसा नहीं कि जो पेरेंट्स हैं उसके जैसे ही सिमिलर ऑफस्प्रिंग्स होंगे, कुछ ना कुछ डिफरेंस यहाँ पर ऑफस्प्रिंग्स में आते हैं। ठीक है, ऑफस्प्रिंग्स में आते हैं, तो यही जो डिफरेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं।
वेरिएशन किन किन कारणों से राइज हो सकते हैं, या तो ये क्रॉसिंग ओवर की के हेल्प से, है ना, कैसे क्रॉसिंग ओवर के कारण हो सकते हैं। आपको पता है सेल साइकिल सेल डिवीजन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि क्रॉसिंग ओवर जो है पैकाइटिन स्टेज में होता है। तो इसमें क्या होता है कि सपोज ये कैपिटल ए और स्मॉल ए ये क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए, है ना। ये जो डीएनए का सेगमेंट है कैपिटल ए वाला वो टूटकर स्मॉल ए की जगह आ गया, है ना, और स्मॉल ए वाला कैपिटल ए की जगह आ गया। इसी तरह से यहाँ पर इस वाले केस में भी हो सकता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉसिंग ओवर, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो इसकी वजह से भी क्या होते हैं, वेरिएशन आते हैं। दूसरा कारण हो सकता है म्यूटेशन। दूसरा कारण क्या हो सकता है, म्यूटेशन। और म्यूटेशन में क्या होता है कि जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, है ना, उनमें क्या हो जाते हैं, चेंजेस हो जाते हैं। तो उसकी वजह से प्रोटीन डिफरेंट बनने लग जाते हैं। तो उसकी वजह से भी क्या होता है, नए एक्सप्रेशन जो है वो अराइज हो सकते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन, प्रोडक्शन ऑफ न्यू एक्सप्रेशंस विच आर डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स। ये क्या कहलाते हैं, वेरिएशंस कहलाते हैं। नेक्स्ट टर्म है होमोजाइगस प्योर लाइन और ट्रू ब्रीडिंग। प्रेजेंस ऑफ सिमिलर टू सिमिलर एलिल्स ऑफ अ जीन, है ना। अगर किसी भी इंडिविजुअल में जो एलिल्स हैं वो सेम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजाइगस प्योर लाइन या फिर ट्रू ब्रीडिंग। अब ये ट्रू ब्रीडिंग कैसे हम कैसे मेंडल ने बेसिकली ऑब्टेन किया था वो हम आगे देखेंगे कि कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन करवाया था, है ना, और कंटिन्यूसली टॉल जनरेशन बाय जनरेशन आ रहे थे। ठीक है, तो वो आगे की बात है। अभी इतना याद रखो कि जो सिमिलर एलिल्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, होमोजाइगस प्योर लाइन या फिर ट्रू ब्रीडिंग। और टू डिसिमिलर एलिल्स हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस इम्प्योर या फिर हाइब्रिड बोलते हैं। हेमीजाइगस क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ सिंगल एलिल ऑफ अ जीन इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। आपको पता है कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में, एक ऑर्गेनिज्म में एक जीन के दो ही एलिल्स हो सकते हैं। बट अगर हम किसकी बात करते हैं, एक्स और वाई क्रोमोसोम की बात करते हैं, तो एक्स और वाई क्रोमोसोम में ये वाला पार्ट जो है ये नॉन होमोलोगस एरिया है। तो सपोज यहाँ पर ए जीन है, बी जीन है, सी जीन है, बट इसके लिए जो होमोलोगस साइट प्रेजेंट नहीं है ना। तो इसके सामने कोई कैपिटल ए स्मॉल ए, है ना, या फिर बी के सामने कैपिटल बी स्मॉल बी, सी के सामने भी ऐसा, है ना, सी वाला एलिल प्रेजेंट नहीं है। तो सिंगल एलिल का प्रेजेंस जो होता है वो हेमीजाइगस कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा ही केस सी और डी के साथ भी है, क्योंकि सी के सामने कोई इसका एलिल प्रेजेंट नहीं है। तो प्रेजेंस ऑफ सिंगल एलिल, ये कंडीशन क्या कहलाती है, होमोजाइगस कंडीशन कहलाती है। ओके, नेक्स्ट इज फिलियल वन जनरेशन। फिलियल वन जनरेशन या फिर इसको हम बोलते हैं F1 जनरेशन। ये क्या होती है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय अ सेट ऑफ पेरेंट्स। जो, जैसे मैं अभी पी का एग्जांपल ले लेता हूं, ये पी का प्लांट है, दो प्लांट्स है, ठीक है, ये दो प्लांट्स है, और इनके क्रॉस से बना हुआ जो फर्स्ट जनरेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, F1 जनरेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, इसमें कितने भी इंडिविजुअल हो सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, F1 जनरेशन बोलते हैं या फिर फिलियल वन जनरेशन बोलते हैं। ओके, F2 जनरेशन क्या होता है, द जनरेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय ब्रीडिंग बिटवीन टू F1 इंडिविजुअल्स। ओके, यहां पर अगर हम मेंडल की बात करते हैं तो मेंडल ने जो प्लांट सेलेक्ट किया था वो पी प्लांट था, और वो बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करता था और उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता था। तो सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से, है ना, सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से बना हुआ जो नेक्स्ट जनरेशन होगा, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, नेक्स्ट जनरेशन जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, F2 जनरेशन बोलते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे, F2 जनरेशन बोलते हैं। एक बार जीनोटाइप के साथ भी देख लो, जैसे F1 जनरेशन से ऊपर जो जनरेशन होगा वो P जनरेशन होता है। इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी लिया, और इसमें जो F1 जनरेशन में आया वो क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये हम गैमेट कैसे बनते हैं ये सारा डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, ये एक ही फ्लावर में भी हो सकते हैं, तो इनका क्रॉस करवाया तो इससे F2 जनरेशन ऑब्टेन होता है। उसमें क्या होंगे, एक तो कैपिटल टी, दो कैपिटल टी और एक स्मॉल टी ऑब्टेन होता है, ठीक है। अच्छा, F3 जनरेशन यूजुअली नहीं पूछा जाता है, ना ही हमारे सिलेबस में है,
तो इसमें क्या होगा कि F3 जनरेशन जो है वो कैसे हम करवाते हैं कि सेल्फिंग, है ना, यहां पर सेल्फिंग टर्म भी हम यूज कर सकते हैं क्योंकि हम मेंडलिज्म पढ़ेंगे। तो जैसे F2 इंडिविजुअल्स के बीच में अगर सेल्फिंग हम करवा रहे हैं और उससे जो बना हुआ जनरेशन होगा वो क्या कहलाएगा, F3 जनरेशन। तो हमें 4 क्रॉस यहां पर करवाने पड़ेंगे, कैपिटल टी का इसी के साथ, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ, कैपिटल टी के साथ ही, है ना। इन दोनों क्रॉसेस में ये दो क्रॉस अलग अलग होंगे तो यहां पर इनको कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, ऐसे दो क्रॉस होंगे। इसी तरह से स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी। तो ये जो होते हैं, ये जो जनरेशन मिला है ना, नेक्स्ट वाला जो जनरेशन मिलेगा इससे, ये क्या कहलाएगा, F3 जनरेशन कहलाता है। ओके, तो ऐसा नहीं कि F3 जनरेशन प्रोड्यूस करवाने के लिए हमने क्या कर दिया, इसका क्रॉस इससे करवा दिया, या फिर इसका क्रॉस, हाँ ये तो ठीक है फिर भी, है ना, या फिर इसका क्रॉस इससे करवा दिया, नहीं, एक ही इंडिविजुअल जो होंगे, है ना, एक ही जीनोटाइप वाले जो इंडिविजुअल होंगे उनका क्रॉस हमें करवाना है, तब जाकर F3 जनरेशन जो है वो ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट इज जीनोटाइप। जीनोटाइप मतलब क्या होता है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन या फिर जेनेटिक मेकअप फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। जैसे टॉल के लिए उसका पर्टिकुलर कैरेक्टर क्या है, तो कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी है। चाहे ये इम्प्योर टॉल हो, बट यहां पर चाहे इसका फिनोटाइप जो है वो टॉल हो, बट इसका जीनोटाइप जो है वो क्या है, डिफरेंट है। इसी तरह से जो डॉफ है उसके लिए स्मॉल टी होगा। फिनोटाइप एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर पर्टिकुलर कैरेक्टर, है ना। इसमें हम जीन का मेकअप नहीं लिखते हैं, इसमें हम क्या लिखते हैं, एक्सटर्नल अपीयरेंस जो है या फिर ट्रेट जो है हम यहां पर लिखते हैं। तो टॉल और डॉफ जो है ये क्या होंगे, इनके फिनोटाइप होंगे। नेक्स्ट इज डोमिनेंट एलील। डोमिनेंट एलील जो होता है वो क्या होता है, एलील दैट कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ बोथ इन होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशंस। चाहे होमोजाइगस कंडीशन हो या फिर हेटेरोजाइगस कंडीशन हो, दोनों में ये क्या कर सकता है, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट एलील। कैपिटल टी में भी और कैपिटल टी स्मॉल टी में भी। रिसेसिव एलील, दैट एलील कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन होमोजाइगस कंडीशन बट नॉट इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, है ना। ये अपने आप को, जैसे ड्वार्फ है तो ड्वार्फ कैरेक्टर कब आएगा, जब ये होमोजाइगस कंडीशन मतलब सिमिलर एलील वाला होगा। अगर मैं कैपिटल टी स्मॉल टी लिखता हूं तो क्या स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, यहां पर नहीं कर पा रहा है ना। तो ये ओनली होमोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। नेक्स्ट इज जीनोम। जीनोम क्या होता है, सम टोटल ऑफ ऑल जीन्स प्रेजेंट इन हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में पाए जाने वाले सभी जीन्स को हम क्या बोलेंगे, उनका जो सम होगा उसको हम क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम जैसे पी को ही मान लेते हैं, पी में 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब यहां पर 14 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, ये हो गया। अभी मैं एक पेयर बना रहा हूं और फिर आपको समझा दूंगा, ऐसे ये 7 पेयर होंगे, ठीक है। अब सपोज ये जीन है ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ। इस जीन की कॉपी जो होगी वो इसके होमोलोगस साइट पर प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो जीन तो वही है, इसकी कॉपी है। जैसे यहां पर कैपिटल ए भी हो सकता है, स्मॉल ए भी हो सकता है, ऐसा ही सभी में हो सकता है। जब मियोसिस होगा, जब मियोसिस होगा तो गेमेट में क्या होगा यहां पर, अच्छा, गेमेट में क्या होगा, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम जाएगा। तो ये सारे जो जीन्स होंगे ये कहां पर एंटर करेंगे, इन गेमेट्स में एंटर करेंगे। तो जीन तो उतने ही हैं, ए बी सी डी ई एफ, है ना। और इसी की कॉपी, जब ये हम होमोलोगस क्रोमोसोम की बात कर रहे थे तो इसी की कॉपी सामने प्रेजेंट थी, ठीक है। तो इसको हम डिफाइन करते हैं तो क्या करते हैं कि जैसे एक क्रोमोसोम या फिर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, है ना, में आने वाले सारे जीन्स का जो सम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं। ओके, कहीं कहीं इसको
क्या भी बोला जा सकता है? हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इज टर्म्ड एज जीनोम। ओके, तो इसको हम जीनोम बोलते हैं। तो ये हमने बेसिक जो टर्म्स थे वो कंप्लीट किए। अब हम एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे।